चलिए, तो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट 5 कर रहे हैं। और आज के टेस्ट में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन पे बात करेंगे, और वो सेक्शन है आपका लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म। जो लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म का सेक्शन है, इसमें हमने जो है क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एक बुक से शामिल किया है, वो है एम एच अब्राम्स। और बहुत बेहतरीन तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं। अभी आप लोगों में से कई लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन हमने तो सर बहुत बार पढ़ा, लेकिन आप कहाँ से बनाए हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले आप अपनी किताब खोल लें। शार्ट स्टोरी जो है वो पेज नंबर 364 पे है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से बनाए हैं, ताकि आप वहाँ देख लें और आपको आइडिया एक अच्छे से आए कि कैसे क्वेश्चंस को आगे भी तैयार करना है, और मैं कैसे पूछते रहूँगा आपसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है कि व्हाट इज एन अनेक्डोट। अनेक्डोट क्या है, यही क्वेश्चन है ना। अब आप लोग के पास बुक ओपन है सभी का, आप लोग बोल सकते हैं इज योर बुक ओपन। आप उस बुक में जाइए और तीसरी चौथी लाइन को पढ़िए। वहां पे लिखा हुआ है कि द शार्ट स्टोरी डिफर्स फ्रॉम द अनेक्डोट द अनइलोबरेटेड नरेशन ऑफ अ सिंगल इंसिडेंट। यही तो लिखा हुआ है। अनेक्डोट के बाद डैश लगा के लिखा हुआ है द अन इलेबोरेटेड नरेशन ऑफ अ सिंगल इंसिडेंट। और यही मैंने आपको ऑप्शन में जो सेकेंड ऑप्शन है, अन इलेबोरेटेड नरेशन ऑफ अ सिंगल इंसिडेंट। कितने लोगों ने सही किया? अच्छा, एक बात और समझ लें। अगर आपने अंधी में कोई क्वेश्चन सही किया है, मतलब सिर्फ ऐसे ही कि कुछ भी मार दिया, नहीं समझ में आ रहा था, तो प्लीज यहाँ आप लोग बहुत सीरियस रहिए। अगर आपको 100% पता था, तब तो आप मानिए कि आपका ये सही है। अदरवाइज अगर आपने तुक्के में मारा है, तो आप इसको सही ना समझिए। ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि आपको पता था। अगर आपको पता है तो आप लिखेंगे सर हमें पता था। आपने एकदम बिल्कुल आपको पता था तब आपने किया, ठीक है। गेस वर्क नहीं किया, क्योंकि हमने जब आपको टॉपिक ऑलरेडी बता दिया, तो आप हमें बताएं, मैसेज लिखें कि पता था। हम्म, ठीक है। आपका कोड है पता था। और अगर गलत है, नहीं कर पाए, तो नहीं पता था। अगर आपने गेस किया है तो आप लिख दीजिए गेस किया था। आपके पास दो ही ऑप्शन है, पता था, नहीं पता था, गेस किया था, या गलत हो गया। ठीक है, गेस किया था सही हो गया, तब लिखना है गेस किया था। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपके बुक में सीधे सीधे मिल रहा है, ठीक है। बहुत आराम से आप पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको पता चलेगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। फिर आगे देखिए, स्टोरी में बी रिटन इन द मोड ऑफ। स्टोरी लिखा जा सकता है किस मोड में? तो आप और आगे आइए और दो तीन लाइन छोड़िए, और फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एज इन द नावल। नावल से कंपेयर किया गया था। एज इन द नावल द फ्रॉम प्लॉट फॉर्म में भी कॉमिक, ट्रेजिडी, ट्रेजिक, रोमांटिक और सैटरिक। दिया है कि नहीं दिया है? यानी ये कह रहा है जिस तरह नावल में होता है, सेम उसी तरह शॉर्ट स्टोरी में कोई भी स्टोरी है, प्लॉट जो है उसकी वो कैसी हो सकती है? कथानक कॉमिक हो सकती है, ट्रेजिक हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है, और सैटरिक हो सकती है। चारों चीज लिखा है, मैंने आपको चारों ऑप्शन में दे दिया है। तो अब आपका आंसर क्या होगा? राइट वाला डी आंसर होगा। क्या सभी ने सही सही किया? बताइए, पता था, गेस किया, गलत हो गया। तीन ऑप्शन देना है, ठीक। चलिए, बहुत अच्छा। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो पता था, कई बार मिस भी हो जाता है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप गेस किए हैं सही हुआ है तभी गेस लिखना है। अदरवाइज सिर्फ लिखिए पता था, ठीक है। अभी क्लियर है एकदम सभी को? अभी ये मैं कहाँ से बना रहा हूँ एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर है सभी को? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज सपोज टू इस्टेब्लिश शॉर्ट स्टोरी एज अ जॉनर। किसको माना जाता है जिसने शॉर्ट स्टोरी को एज अ जॉनर इस्टेब्लिश किया? ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये क्वेश्चन जो है, आप पहला पैराग्राफ पढ़िए, फिर दूसरे पैराग्राफ
के बाद तीसरे पैराग्राफ में आइए, ठीक है, तीसरे पैराग्राफ में आइए, दिव्या जी ध्यान से देखिएगा। तीसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन पढ़ना है, एकदम मिडिल के बाद से लिखा हुआ है, एडगर एलन पो who is sometimes called the originator of short story as an established genre। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि किसको माना जाता है कि वो शॉर्ट स्टोरी को स्टैब्लिश करता है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, एडगर एलन पो, ठीक है, ये आंसर है। क्लियर है एकदम? सबको बुक में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, बुक में मिल रहा है कि नहीं, यस या नो? अब उसके बाद की लाइन पढ़ना है, he defined what he called the prose tale as a narrative which can be read at one sitting of from half an hour to 2 hours। केवल इस लाइन से मैंने 2 क्वेश्चन बनाए, केवल इस लाइन से मैंने 2 क्वेश्चन बनाए। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, हु डिफाइंड शॉर्ट स्टोरी एज अ प्रोज टेल। आंसर सबको पता है, अभी जो मैंने लाइन पढ़ी है, कौन है भाई, पो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा था, बता रही थी अभी ना अनामिका, हमिंगवे में देखो लाइन सीधे सीधे लिखा है कि नहीं, बताओ। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी 50 वाला एकदम क्लियर है एकदम। आप 51 पे आ जाओ। इसमें क्या है कि व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी के बारे में क्या नहीं सही है। तो शॉर्ट स्टोरी कैन बी रेड एट वन सिटिंग, एकदम सही बात है। देखो उसके बाद की लाइन लिखी है कि इट विच कैन बी रेड एट वन सिटिंग, एकदम सही बात है। दूसरी बात, शॉर्ट स्टोरी कैन बी रेड फ्रॉम हाफ एन आवर टू 3 आवर्स, यही बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे सीधे लिखा है कि शॉर्ट स्टोरी कैन बी, देखो, रेड एट वन सिटिंग फ्रॉम हाफ एन आवर टू 2 आवर्स, और हमने क्या कर दिया, 3 आवर्स। समझ में आ रहा है सभी को? तो माना जाता है कि आप शॉर्ट स्टोरी को आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। क्लियर है एकदम? अब ये बताओ कितने लोग इसको सही कर पाए, मुझे पक्का मालूम है ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया है। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने गलत किया। गलत हो गया ना, क्योंकि अब सोचो बुक, अच्छा सोचो कितना बढ़िया, आपको 3-4 लाइन से 5 क्वेश्चन मैंने पूछ दिया है, एकदम सीधे सीधे है। इतना बढ़िया क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, बताइए। अब आगे देखिए और क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन, आप कहीं के टेस्ट सीरीज में खोज के ले आओ, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो बताओ आप। व्हाट कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर क्या अफोर्ड नहीं कर सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अब ध्यान दे। द स्पेस, हम क्या कह रही, ऑल करेक्ट मत लिखा करें तो लिखूंगा, द स्पेस फॉर अ लीजरली एनालिसिस, क्या चाहिए उसको, नहीं। सस्टेन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, ये भी नहीं चाहिए। और डेंस एंड डिटेल्ड सोशल मिल्यू, ये कह रहा है कि क्या अफोर्ड नहीं कर सकता शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दें, एक मिनट, ऐसा तो नहीं कि सारा सही हो जाएगा, तीनों लग रहा है सही हो जाएगा। क्या हमारा, एक मिनट, इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर, हाँ डी, तीनों सही हो जाएगा। अब इसका ये आपको मिला कि नहीं मिला भाई, सबको बताओ, ये एम एच अब्राहम में मिला कि नहीं, कहाँ पे है ये, मिला कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? सुप्रिया मिल गया तो बहुत अच्छा, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। अब देखो इसी में देखो, अब पढ़ो, एकदम एंड में जाना है आपको, और देखिए लिखा हुआ है कि शॉर्ट स्टोरी राइटर इंट्रोड्यूसेस अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस कैन नॉट अफोर्ड, अब ध्यान दो, क्या नहीं अफोर्ड कर सकता है, द स्पेस फॉर अ लीजरली एनालिसिस, यानी उसके पास स्पेस नहीं है कि वो बहुत बढ़िया से डिटेल में एनालिसिस करे, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी
बहुत छोटा सा फॉर्म होता है, कम शब्दों में उसे ज्यादा बात कहनी है। तो डिटेल एनालिसिस किसी करेक्टर का नहीं करेगा, या सिचुएशन का, इवेंट का। दूसरे नंबर पे और क्या नहीं कर सकता, सस्टेन्ड डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, किसी करेक्टर को एक लंबे स्तर पे बहुत बढ़िया से उसका डेवलपमेंट नहीं दिखा सकता, यानी उसके सारे करेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट स्टोरी में नहीं दिखाया जा सकता है। और तीसरी बात क्या है, कैन नॉट डेवलप एज डेंस एंड डिटेल्ड एज सोशल मिल्यू एज डज द नॉवलिस्ट। और डेंस एंड डिटेल सोशल मिल्यू, ठीक है, जो सेटिंग है उसको भी डिटेल में वो नहीं डेवलप कर सकता, बता सकता। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों ने एकदम समझ में आ गया था इसलिए सही किया, गेस वर्क वाले नहीं, गेस वर्क किया तो भी बता दो कि गेस किया। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया तो आपने ईमानदारी से बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बिना पढ़े तो आप कर ही नहीं सकते। आ रहा था, चलो बहुत अच्छा बात। अभी ये बताओ दिव्या, खुश हो, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, बुक्स में ही हैं, बुक से बाहर नहीं गया हूँ अभी मैं। ठीक है, अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 53। अब इसको ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 53, इसके लिए थोड़ा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अगले पैराग्राफ पे आइए, पेज नंबर 65 पे, 365 पे। फिर क्वेश्चन सेम है कि व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। दिव्या ने कहा सर एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ रहे हैं, ऑप्शन अलग अलग कर रहे हैं, ये तो गलत हो गया। तो मैंने दिव्या से कहा नहीं गलत नहीं है, थोड़ा सा आराम से उसको पढ़िए अभी आप। अब दिव्या ये बताओ इसका आंसर समझ में आया कि नहीं। अब तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन उसके पीछे तर्क क्या है वो समझ लेते हैं। क्या शॉर्ट स्टोरी राइटर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी क्लोज टू क्लाइमैक्स, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टोरी अक्सर जो है स्टोरी को ऐसे शुरू करते हैं जो क्लाइमैक्स के पास में हो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता ना, और एकदम शुरू से एकदम मूवी की तरह नहीं, बच्चा पैदा हुआ फिर बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ, ऐसा इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सीधे क्लाइमैक्स के पास में स्टोरी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे स्टोरी हमारे सामने ओपन होती है। तो एकदम सही बात है, पहला वाला सही है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, मिनिमाइजिंग द डिटेल्स ऑफ द सेटिंग, ये भी सही है। जो सेटिंग है उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, तो उसको कम से कम में चीजों को बतानी है, सेटिंग पे टाइम बर्बाद नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या है, बी वाला ऑप्शन पढ़ो, मैक्सिमाइजिंग प्रायर एक्सपोजिशन, ये भी गलत है। नो, मिनिमाइजिंग प्रायर एक्सपोजिशन। प्रायर जो एक्सपोजिशन है, जैसे आप हैमलेट देखते हैं तो उसमें एक्सपोज खूब बढ़िया से किया आता है, एक्सपोजिशन आता है ना, कि किस तरह से जो है वो भूत आता है तो हमें पता चलता है कि अच्छा राजा को पहले मार दिया गया था, अब उसके भाई से राजा की पत्नी की शादी हो गई, तो बहुत डिटेल में खूब टाइम लेके बताया गया, क्योंकि वो बड़ा प्ले है। नावल होगा तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ मैक्सिमाइजिंग नहीं करना है बल्कि मिनिमाइजिंग करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा बी। सभी लोगों ने, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि 90% लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि इसमें मैंने ऑल भी एक ऐड कर दिया था। ऑल कर दिया तो फिर अब क्या हो गया कि आप फंस गए होंगे, और आप थोड़ी भी समझदारी नहीं दिखा पाए होंगे तो फिर फंस ही जाएंगे, है ना। मैक्सिमाइजिंग नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैंने पूछ दिया कि व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड। तीन एक तरह के क्वेश्चन आए हैं, और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए कि आपको पूरा शॉर्ट स्टोरी का कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर हो जाए बहुत बढ़िया से। पढ़े तो बहुत बार है, लेकिन हम क्वेश्चन ऐसा आपके सामने लाना चाहते हैं कि आप पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। सोचो ये क्वेश्चन भी एक तरह से आपके लिए लेक्चर की तरह है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है हर एक क्वेश्चन से। अब ये भी क्वेश्चन देखो कितना शानदार है, क्या एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। अब देखो, कीपिंग द कॉम्प्लिकेशंस अप, क्लियरिंग अप द डिनाउमेंट क्विकली, मेंटेनिंग द टाइटनेस ऑफ द फॉर्म। बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका पहला वाला है वो गलत है, और ये आप बुक में उसी के आगे पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है तीसरी लाइन में कि इसमें क्या करता है शॉर्ट स्टोरी राइटर, कीप्स द कॉम्प्लिकेशन डाउन। कॉम्प्लिकेशन को डाउन रखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट स्टोरी मुश्किल से 3-4 पेज का है या 5 पेज का है, आप उसमें खूब कॉम्प्लिकेशन कर दो तो स्टोरी नहीं समझ में आएगी।
तो कॉम्प्लिकेशन को डाउन करना है, मतलब बहुत अजीब सा फंसा वाला कहानी नहीं बना सकते कि अंत तक कहानी खत्म हो जाए, समझ में ना आए कि हुआ क्या। तो कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा कम करना है, कम रखना है, ताकि स्टोरी आसानी से समझ में आ जाए एक समय के बाद। थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन पूरी तरह से कॉम्प्लिकेशन बहुत कर दोगे तो थोड़ी सी स्टोरी है, अब उसमें कॉम्प्लिकेशन में आ जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे, समझ में कैसे आएगा। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है। बाकी डिनाउमेंट क्विकली होना चाहिए, मतलब स्टोरी जब एंड होता है तो बहुत ही आसानी से, बहुत फास्ट एंड होगा, और जो कंक्लूजन है वो तुरंत निकल जाएगा। मेंटेनिंग द टाइटनेस ऑफ द फार्म, जो फार्म है ना वो बहुत टाइट होना चाहिए। तो कोशिश हर समय राइटर की, शॉर्ट स्टोरी राइटर की यही रहेगी कि हम कितने कम शब्दों में, कितना कम सेटिंग में समय लगाएं, कितना कम शब्दों में, कितने कम शब्दों में कैरेक्टर के बारे में बता दें कि हमें बहुत ज़्यादा जो है, मतलब उसे शब्दों को बचाना है, स्पेस को बचाना है। तो इसलिए उसे टाइटनेस का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जितने लोगों ने सही किया है भाई ईमानदारी से बताइए कि पढ़ के सही किया कि बस ऐसे ही हो गया सही। बताइए भाई, मजा आया कि नहीं इस क्वेश्चन में? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रॉन्ग हो गया। विच फार्म ऑफ, अच्छा देखो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं है, बताइए, बड़े क्वेश्चन है, सिंपल वे में बेहतरीन क्वेश्चन डालेंगे आपके लिए। विच फार्म ऑफ प्रोज फिक्शन हैज बीन स्पेशली एक्सप्लॉइटेड इन जर्मनी। अब आगे आ जाओ, ये कहाँ पे है ये भी देख लो। पेज नंबर 365 पे पैराग्राफ नंबर 2 पे आइए, और पैराग्राफ नंबर 2 में नीचे से चौथी लाइन आपको पढ़ना है, नीचे से चौथी लाइन। वहां पे क्या लिखा हुआ है? दिस फार्म हैज बीन स्पेशली एक्सप्लॉइटेड इन जर्मनी वेयर इट इज कॉल्ड नावेल। क्या लिखा हुआ है? वेयर इट इज कॉल्ड नावेल, यानी जर्मनी में जो नावेलेट है, उसके ऊपर देखो नावेलेट या नावेला लिखा होगा, उसी को नावेल बोलते हैं जर्मनी में। और वहां पे जो है ये बहुत ज्यादा यूज किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, बहुत सिंपल। या तो नावेला होगा या नावेल। नावेल का मतलब नावेले, NOVELLE, या फिर नावेलेट होगा। नावेल इसका आंसर नहीं होगा। आई एम क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अनामिका समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो ऊपर एक लाइन और पढ़ेंगे, और उसमें इसने एग्जाम्पल दिया है, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस या मैरियो एंड द मैजिशियन। इन सच वर्क द स्टेटस ऑफ मिडिल लेंथ, मिडिल लेंथ किसका होगा? नावेलेट का होगा। ठीक है, नावेल का नहीं होगा, नावेल तो एक्सटेंसिव फॉर्म में होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? शुरू के केवल 5 पैराग्राफ से मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, और सेकेंड पैराग्राफ से कुछ नहीं पूछा, यानी सिर्फ 4 पैराग्राफ का यूज करके मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए बनाया। और इसमें भी आप 3 क्वेश्चन के जवाब लगभग आप लोग गलत कर दिए हैं। अब अगला जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, वो बनाए हैं आगे के, बनाए हैं नावल से। नावल पे आ जाइए। जब आप नावल पढ़ते हैं तो नावल की तीसरी लाइन, पेज नंबर 252 आप लोग MH अब्राहम में खोल लें, जल्दी से ओपन करें, पेज नंबर 252। हैव ऑल ओपन? अब वहां पे आ जाइए, और वहां पे सबसे तीसरी लाइन पढ़िए। नावल के बारे में लिखा हुआ है कि एज एन एक्सटेंडेड नरेटिव, नावल क्या है? एक्सटेंडेड नरेटिव है। और यही वजह है कि द नावल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, या फिर जो दूसरा टाइप है फिक्शन का, वो क्या है? द वर्क मिडिल लेंथ कॉल्ड द नावेलेट। यानी जो नावल है वो नावेलेट और शॉर्ट स्टोरी से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि शॉर्ट स्टोरी बहुत छोटा होता है, नावलेट मिडिल लेंथ का होता है, लेकिन आपका जो नावल है वो कैसा होता है? वो एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है। अब बताओ भला जी, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। सभी ने कर दिया ईमानदारी से? बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है भैया? द प्रोज फिक्शन ऑफ मिडिल लेंथ इज नोन एज। अरे भैया, मिडिल लेंथ वाला क्या होगा? नावेला होगा, या नावेलेट कह लो, या नावेले कह लो, नावेले।
जर्मनी में नावेले बोलते हैं, अभी ऊपर दिखा दिया आपको। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है भाई अनामिका जी? बी बोल दिया, नहीं सी होगा 57 में। आंसर है सी। गलती से मैंने बी बोल दिया है, सी कर लो आप। ठीक है, अभी सही है एकदम क्लियर। देखो आप अब आ जाओ नावेल का पैराग्राफ नंबर 2, और उसकी दूसरी लाइन आपको पढ़नी है, तीसरी लाइन। और इसमें ये लिखा है कि इटालियन नावेला, ठीक है, मतलब ये उत्पत्ति होती है, जो नावेल है वो नावेला से होती है, जिसका मतलब होता है लिटिल न्यू थिंग्स। ये आगे मिलेगा। नावलेट वाला तो अभी शॉर्ट स्टोरी में भी हमने देख लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम अब आते हैं 58। चलिए 58 में देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ नावेल परमिट्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, ये मैंने कहाँ से लिया है, फोर्थ लाइन ना। हाँ ठीक है, उसी के बाद मैंने ले लिया था यहाँ पे। इट्स मैग्नीट्यूड परमिट्स, इट्स का मतलब किसका मैग्नीट्यूड, नावेल का। जो नावेल का मैग्नीट्यूड है यानी एरिया डायमेंशन, इसके डायमेंशन में क्या क्या हो सकता है, ग्रेटर वैरायटी ऑफ करेक्टर्स, एकदम हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी आप शॉर्ट स्टोरी में सब कुछ क्या कर रहे थे, मिनिमाइज कर रहे थे, और नावल में क्या करेंगे, हर चीज को मैक्सिमाइज करेंगे। क्या करेंगे, मैक्सिमाइज। क्लियर है एकदम। तो कर सकते हैं, ग्रेटर वैरायटी ऑफ करेक्टर आप दे सकते हैं। फिर सी ऑप्शन देखिए, एम्पलर डेवलपमेंट ऑफ मिल्यू, मिल्यू का मतलब सेटिंग, सेटिंग को एम्पलर का मतलब और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। सस्टेन डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड मोटिव्स, ये भी कर सकते हैं। इसका गलत आंसर क्या होगा, बी, लेसर की जरूरत नहीं है। नावेल है, आपके पास पूरा समय है, पूरा मौका है, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना हो कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेसर कॉम्प्लिकेशन आप प्लॉट नहीं होगा। अब इसी में देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्लॉट के लिए, ग्रेटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लॉट। ठीक है, तो आप प्लॉट को ग्रेटर कॉम्प्लिकेशन में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। ऑप्शन ए नहीं, परमिट्स है। अच्छा ये मुझे नोट करना था यहाँ पे ना, सॉरी। हाँ नोट कर लो, जब नोट करेंगे ना, सॉरी नोट करेंगे तो सही हो जाएगा। ये बाय मिस्टेक हो गया, आप लोग को समझना था। तीन ऑप्शन इसके सही हैं, ग्रेटर वैरायटी ऑफ करेक्टर, एम्पलर डेवलपमेंट ऑफ मिल्यू। तो यहाँ पे होगा नॉट लगा देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 59, 58 डज नॉट परमिट कर दो, ठीक है। और उस हिसाब से बी आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 59 पे। द टर्म फॉर नावेल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज, ये तो बहुत आसान है। क्या मारा, नावेला मारा कि रोमांस की रोमन, क्या किया ईमानदारी से बताइएगा? रोमांस मार दिया होगा। लेकिन अब आप लोग दूसरे पैराग्राफ की एकदम पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द टर्म फॉर द नॉवेल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज इज रोमन। क्या लिखा हुआ है, रोमन। ये बड़ा गड़बड़ है। हम्म यूरोपियन लैंग्वेज में रोमन, यूरोपियन लैंग्वेज में रोमन है, जो कि मिडवल टर्म रोमांस से लिया गया। मिडवल है रोमांस, लेकिन हम आपसे यूरोपियन लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, यूरोपियन लैंग्वेज में रोमन है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये अच्छा क्वेश्चन है फंसाने के लिए। क्वेश्चन नंबर, अब आपको ध्यान रखना है कि जो मिडवल टर्म है, मिडवल एज में रोमांस वर्ड यूज होता था, और इटालियन जो इटली में जो है वो नावेला वर्ड यूज किया गया है। अभी हम आगे आते हैं। इसी में जब तीसरी लाइन पढ़ते हैं, द इंग्लिश नेम फॉर द फार्म, जो इंग्लिश नेम नावेल लिया गया था वो कहाँ से आया था, वो डिरीव किया गया है इटालियन वर्ड से। मतलब जो इंग्लिश में इन्होंने नावेल वर्ड लिया, ना तो वो यूरोपियन वाले से लिया और ना ही मिडवल वाले से लिया है। इन्होंने कहाँ से लिया, इटली में जो यूज किया जा रहा था नावेला, वहां से लिया है। और वो इटली में नावेला का मतलब क्या था, अ लिटिल न्यू थिंग्स। तो ये वाला आंसर तो शायद सभी ने सही कर दिया होगा, बी। सभी का सही है कि इसमें भी फंस गए?
एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो चाहे जितना कठिन क्वेश्चन बना ले, इससे बाहर तो कहाँ पूछ पाएगा। समझ, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार समझ अच्छी बना लेगा ना, तो फिर मजे ही मजे हैं। और इसमें जो रिलीज है ना, जिस तरह से अभी आप पढ़ रहे हैं कर रहे हैं। बस वही तो मेरी कोशिश है कि आप ऐसा करें कि मजा आ जाए एग्जाम में। एकदम अपना दिल निकाल के दे दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तो बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आपके लिए। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं चाहूँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके बने पड़े हुए हैं ढेर सारे, वही ले लूँ। लेकिन आप देखिए, एक भी क्वेश्चन ये पुराना नहीं है इसमें, हर क्वेश्चन मैंने इस बार नया बनाया है। और हर बार जब बनाता हूँ तो मुझे इतना मटेरियल मिल जाता है, पता नहीं कैसे। आप इतनी बार पढ़ रहे हो और फिर भी आप कह रहे हो सर कहाँ से आप बना रहे हैं, और मैं वहीं से बना रहा हूँ। और मुझे पता नहीं कैसे अलग अलग मटेरियल मिल जाता है उसी चीज़ का, क्योंकि एम एच अब्राहम बुक में बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। और मैं उसको सोचता हूँ कि मैं कैसे आपके लिए बेहतरीन तरीके से परोस सकता हूँ। अब बाकी खाना आपको है, अब खा ही ना पाओ तो कोई अलग बात है। मैंने आपको जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बना रहा हूँ, इस तरह से बना रहा हूँ कि आप हर एक टॉपिक पे एक अच्छी पकड़ बना पाओ। हमारी कोशिश ये है। अब आपको देखना है कि आप कैसे इसका बढ़िया लाभ ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए। अच्छा, हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड डेथ इन वेनिस में बी बेस्ट कैटेगराइज्ड एज, ये तो सभी को पता है क्या होगा, नावेला। ठीक है, नावेल जो बी ऑप्शन है वो होगा। और ये शार्ट स्टोरी में दिया हुआ था, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये शार्ट स्टोरी वाले सेक्शन में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आप सभी लोग कर लिए हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये नीचे भी दिया हुआ है, अगर आप यहाँ भी देखना चाहें तो नीचे से दो लाइन देखेंगे, नीचे से तीसरी लाइन में करेंटली, करेंटली द टर्म नावेला, हालांकि जो नावेल हो नावेला से लिया गया है, लेकिन जो नावेला जिस सेंस में यूज होता है उस सेंस में नावेल यूज नहीं होता। ये बात एम एच अब्राहम क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि नावेला से लिया गया तो आप नावेल को नावेला मान लो, नहीं। ये कह रहे हैं कि अभी आज के सेंस में जो नावेला टर्म है वो यूज किया जाता है, जर्मनी में इसे नावेले पढ़ते हैं। और इसे जो है इक्वल टू नावेलेट के यूज करते हैं, यानी इसका मतलब नावेला, नावेले एंड नावेलेट, ये तीनों चीज क्या है, एक ही बात है। ये जो होता है एक प्रोज फिक्शन ऑफ मिडिल लेंथ होता है, सच एज, अब इन्होंने दो एग्जाम्पल दिया है, जोसेफ कनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस और थॉमस मन का डेथ इन वेनिस। क्लियर है एकदम? ये ही सेम बात जो है शॉर्ट स्टोरी में भी बताई गई है, यहाँ भी रिपीट हो गया, एकदम बहुत बढ़िया से क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी। इसमें भी मुझे डाउट है, कुछ लोगों ने गलत कर दिया होगा, कुछ लोग शॉर्ट स्टोरी या कुछ लोग नावल मार दिए होंगे। ईमानदारी से मैसेज लिख के बताइए कि सही किया कि नहीं किया। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 62। हु इज ऑफन क्रेडिटेड विद राइटिंग द फर्स्ट नावल ऑफ इंसिडेंट, ये तो भूल गए होगे कि याद था। अब देखो, पेज नंबर 253 पे जो पहला पैराग्राफ वो काफी लंबा है, एकदम एंड में खत्म होता है। उसी पैराग्राफ के एकदम एंड वाली लाइन जो है वो पढ़ना है। और लिखा हुआ है दैट डेफो इज ऑफन क्रेडिटेड विद राइटिंग द फर्स्ट नॉवेल ऑफ इंसिडेंट। मिला कि नहीं सभी को? आप बताओ, एकदम सीधे सीधे लाइन है। कंफर्म था? अच्छा। बाकी, अच्छा, अब देखो आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन 63 का, ये भी उसके आगे पढ़ने पे मिल जाएगा कि हु इज ऑफन क्रेडिटेड विद राइटिंग द फर्स्ट नॉवेल ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद वाले पैराग्राफ एकदम जो दो लाइन दी हुई है ना, पेज नंबर 253 पे उसकी पहली लाइन, द क्रेडिट फॉर हैविंग रिटन द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल ऑफ कैरेक्टर आर साइकोलॉजिकल नॉवेल इज ऑलमोस्ट अनएनिमसली गिवन टू सैमुअल रिचर्ड्स। क्लियर है एकदम सभी को? मार दिया सभी ने? अब आगे बढ़ते हैं, फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, जो पामेला है वो रिचर्डसन ने लिखा है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि नावेल ऑफ करेक्टर कौन लिखता है, रिचर्डसन। और पामेला भी क्या है, एक नावेल ऑफ करेक्टर है, और इसको साइकोलॉजिकल नावल भी बोलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों सही होगा पामेला के लिए। कितने लोग कर पाए भाई, बताओ ईमानदारी से।
तो पामेला जो है दोनों कैटेगरी में आएगा, नावल ऑफ कैरेक्टर और साइकोलॉजिकल नावल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्लैरिसा बाय रिचर्डसन मे बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। आप 254 नंबर पेज का दूसरा पैराग्राफ ओपन करेंगे और दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन में देखेंगे, पहली लाइन से पढ़ना शुरू करिए। रिचर्डसन क्लैरिसा इज एन एपिस्टलरी नावल, एकदम क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा? एपिस्टलरी नावल, बी। सही किया भाई, सभी लोगों ने सही किया। अब आपका नावल खत्म हो गया। नावल से मैंने 10 क्वेश्चन बनाए और मुश्किल से कुछ पैराग्राफ का यूज किया, अभी बहुत इसमें छोड़ दिया है आगे के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 66 आ जाइए। अब ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 66 बनाया गया है कहां से? फिगरेटिव लैंग्वेज से। अच्छा, उस वाले, नहीं नहीं, इसी से, रेटोरिकल फिगर से। हाँ, अब रेटोरिकल फिगर में आइए, एनास्ट्रॉफी में देखिए, वहां पे एग्जाम्पल दिया गया है डंजियन हॉरिबल, ये जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है उसी में, डार्कनेस विजिबल। तो जहां पे क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद रख दिया जाता है इफेक्ट को शो करने के लिए, वहां पे क्या होता है? एनास्ट्रॉफी होता है। क्या सभी ने सही सही किया? अब ये भी क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा है, इसमें थोड़ा वोकैबुलरी का खेल है। ये मैं जानना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताए। 67 मैं सुनना चाहता हूँ, मैसेज में टाइप करके बताइए जितने लोग अभी मीटिंग में हैं। क्या सभी ने सही किया है कि गलत किया? जो सही हो तो सही लिखो, गलत हो तो गलत लिखो। जल्द मैसेज में लिखिए सभी लोग, मैं देखना चाहता हूँ सही की गलत। गलत लिखिए, सही की गलत, दो में से एक चीज लिखिए, जल्दी फास्ट। अभी तो मैं बता ही रहा हूँ ना, इसी के साथ करते जाइए। अच्छा, 67 का बी सही है। अब एपास्ट्रॉफी क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेस होता है। अगर आप एपास्ट्रॉफी की पहली लाइन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि एन एपास्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट एड्रेस। एक्सप्लिसिट का मतलब भी यही होता है कि क्लियर, एकदम क्लियर एड्रेस होता है। इम्प्लिसिट क्या है? एक्सप्लिसिट का उल्टा है कि नहीं है? मैंने जानबूझ के इसे दे दिया, मैं कहा देखता हूं पकड़ पाते हैं कि नहीं, और आप लोग नहीं पकड़ पाए। बताओ, जबकि पहली लाइन से क्वेश्चन बना रहा हूं। भाई एपास्ट्रॉफी डायरेक्ट एड्रेस है, एक्सप्लिसिट है। अगर डिलीट मेथड भी इस्तेमाल करो, इससे क्या पता चलता है कि आप एमएच अब्राहम की पहली लाइन तक ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं? बताइए। और ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपने पढ़ा सब है, लेकिन ये क्यों गलती हो रही? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े टैलेंटेड आदमी भी अगर हो जाए ना, और अगर आपने पिछले 5 साल से 4 साल से, जब से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी की है, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे। फिर आपके बहाने सब आपके पास रखे रह जाएंगे, फिर उसके बाद एग्जाम दे के आके सिर्फ रोना रहेगा आपके पास, सिर्फ रोएंगे आप। फिर आपके 4 साल में आपने क्या मेहनत किया, इसको कोई कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि आपने पिछले 1 महीने में जब एग्जाम होने वाला है तो आप लापरवाही कर रहे हैं। 2 महीने जब हम कह रहे हैं क्या हुआ आपका एग्जाम 1 महीने और टल जाए, तो आप अंतिम समय क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हैं? रिवाइज नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। ये सिर्फ रिवीजन का इफेक्ट है। जिसने रिवीजन किया वो मार दिया, जिसने रिवीजन अच्छा नहीं किया वो गलत करके आएगा। एकदम पहली लाइन से सिंपल है, डायरेक्ट एड्रेस है। और रिवीजन देखो, यहाँ पे वोकैबुलरी का भी खेल खेला है मैंने आपसे, और मैं ये चेक करना चाहता था कि आपकी वोकैबुलरी भी ढंग की है कि नहीं है। ये तो सबको पता है कि एपॉस्ट्रोफी का मतलब डायरेक्ट एड्रेस होता है। अगर आपकी वोकैबुलरी सही रहती तो आपको ये जरूर पता चल जाता कि इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट एक दूसरे के एंटोनिम है, यानी दो में से एक तो गलत है। ये तो क्लियर मैसेज है आपको। अब आपको ये पता हो कि इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, तो तुरंत दिमाग लगाओ कि डायरेक्ट वाला यदि सही है तो जो डायरेक्ट का मतलब जिस वर्ड में छिपा होगा वही सही होगा, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्ट, क्लियर। तो इसका मतलब सी वाला भी सही है, बी वाला गलत हो गया। तो दो जगह पे आप फेल हो गए, एक तो वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
और दूसरा, आप एम एच अब्राहम को भी अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब मैंने आपकी क्लासेस बंद की तब आपको कितनी बार 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 कहा कि ये भैया देखो ये कुछ टॉपिक है जो मैं टिक लगा के दे रहा हूँ, ग्रुप में भी भेजा था कि ये इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं, आपको डेली रिवाइज करना है। और ये भी कहा कम से कम 1 घंटा तो कर ही लेना, लेकिन आप डेली रिवाइज ही नहीं करना चाहते। ये टॉपिक सबसे हॉट टॉपिक में था। फिगर्स ऑफ स्पीच के 2 टॉपिक मैंने आपको बताया, एक रिटोरिकल फिगर्स और एक फिगरेटिव लैंग्वेज एम एच अब्राहम में, और ये पहली लाइन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये समझ लो आप अपने साथ बहुत भयानक खेल खेल रहे हैं अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो। कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, वोकैबुलरी भी आपकी परफेक्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है, क्योंकि आप वोकैबुलरी भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, अब ये क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी से फिर बता दो, मैं किसी का नाम लेके डांट नहीं रहा हूं तो संकोच मत करिएगा, बताने में संकोच मत करिए। ओ माई लव इज अ रेड रेड रोज, इसमें माई लव क्या रिफर करता है? और दूसरा क्वेश्चन इसी लाइन से बना, ओ माई लव इज अ रेड रेड रोज, इसमें रेड रेड रोज क्या रिफर करता है? सिर्फ 3 लाइन से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन जो है आपका बनाया गया है फिगरेटिव लैंग्वेज से। फिगरेटिव लैंग्वेज में आप पेज नंबर 133 में सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे और वहां पे लाइन लिखी हुई है कि आई रिचर्ड्स इंट्रोड्यूस द नेम टेनर फॉर सब्जेक्ट, लिखा हुआ है माई लव इन द अल्टर्ड लाइन फॉर बॉन्स एंड आई इन स्पेंसर, मतलब माई लव जो है वो क्या हो गया, टेनर हो गया। ठीक है, और जो व्हीकल है वो अपने आप में मेटाफरिकल टर्म है, और रोज जो है वो आपका क्या है, व्हीकल, एकदम क्लियर। तो पहले वाले लाइन में मतलब जिससे तुलना करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो टेनर होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, माई लव, माई लव से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, माई लव मतलब जो मेन वर्ड है जिसकी तुलना की जानी है, सॉरी जिसकी तुलना की जानी है, वो क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, और वही टेनर कहलाएगा। तो माई लव यहाँ पे टेनर है, और जिससे तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्हीकल, क्योंकि उससे तुलना की जा रही है। तुलना किससे की जा रही है माई लव की, रेड रेड रोज से, या सिर्फ रोज भी लिखा हो तो यहाँ पे रोज क्या हो गया आपका, व्हीकल हो गया। और जो टेनर है वो कौन होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो आपका सोचो 2 लाइन से क्वेश्चन बनाया हूं, सिर्फ इसलिए कि आप देखो कि कैसे समझ बनानी है। ये समझ लो कि जैसे मैं आपको 1 लाइन एक्सप्लेन करता हूं वैसे ही मैंने उससे क्वेश्चन बनाया थी, ताकि आप इस लाइन की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना लें। आप लोग दिल और मन से बताइएगा ये क्वेश्चन देख के कैसा लगा, और आपकी आंखें खुली कि नहीं खुली, कि आपको रिवीजन की कितनी सख्त आवश्यकता है, बताइए आप। हमने बहुत कम जगह से क्वेश्चन बनाए, कुछ पैराग्राफ से सिर्फ क्वेश्चन बनाया, और आपको एक दिन पहले बता दिया कि भैया देखो ये सिर्फ 3-4 टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बना रहा हूं, वो भी वही क्वेश्चन जो आप जो है, जो टॉपिक आप पढ़ते आ रहे हैं, बार बार रिवाइज करते आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी आप जो है 16, 17, 13 पा रहे हैं, यानी 50%, 60% या 70%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिवीजन का अभाव है। और आपको फिर बता रहा हूं कि आपको ऐसे बता के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तब भी तो आप एग्जाम में फ्लॉप हो जाओगे। आप कहते थे सर बताते नहीं हैं, बहुत बार आप लोग का ये था, अब मैंने बता के आपसे लिया तब भी आप फेल हो गए। कोई भी आप में से ऐसा बंदा नहीं है जो 20+ क्वेश्चन नंबर उठाया। अगर आप 20 उठाते तो आपका 80% माना जाता, लेकिन आप नहीं ला पाए 20, सब लोग 20 से नीचे है। कोई है जो 20+ उठाया है, बता दो। तो प्रिया कितना नंबर आया?
तीनों होगा। बताओ। दिव्या कह रही है 60। अब बताओ कैसे होगा, अब बताओ टॉपिक बता के, वहां तो पूरे सिलेबस से आएगा ना। रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन हम बड़े बनाए हैं, एकदम सिंपल सिंपल बना रहे हैं कि नहीं, एकदम सिंपल। आंखें खोल लो सब लोग, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। नाम आपका मैं ऊपर भेज चुका हूँ। अब आप लोग लग रहा है मेरा नाम अपना क्यों कटवाने पे लगे हैं बताइए। अब बाद में मैं पूछूंगा भैया इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो मुझे पूरी आपकी वीडियो दिखा देंगे। कहेंगे देखो ये आपने कहा था पढ़ने के लिए, रोज रिवीजन करने के लिए, ये तो पढ़ती नहीं थी लड़की, ये तो पढ़ता ही नहीं था बंदा। इसलिए मैं क्या करूं, अब इसका नाम काटना पड़ा हमें। क्या आप लोग अपना नाम कटवाना चाहते हैं? तब 4 साल से मेहनत किए, इतने लड़ाई लड़े हैं आप, और इसीलिए लड़ाई लड़े हैं कि जब अंतिम 2 महीना आएगा तो आप नहीं पढ़ोगे और फिर एग्जाम से बाहर हो जाओगे। आप पूछिए। हम्म। देखो, जब आपको रिवीजन करने का मतलब ये हुआ कि भाई आपने, चलो मान लो कि आप कोई चीज उठाए, आप उसको रिवाइज कर लिए, तो कर लिए ना उसको, अगले दिन दूसरा कुछ कर लो, उसके अगले दिन और दूसरा कुछ कर लो, लेकिन कम से कम उस टॉपिक को समय तो दो। जैसे लिटरेरी टर्म्स के लिए मैंने आपसे कहा कि आपको 1.5 घंटे डेली देना है, तो अगर आप 1.5 घंटे दोगे ना, तो आप बहुत कुछ पढ़ लोगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ने जाओगे तो एकदम से जीरो पे हो, और जीरो पे हो तो उस चीज को सही करो। अगर किसी चीज में इतनी दिक्कत आ रही है तो उसके वीडियो को देखो, उसको और अच्छे से पढ़ लो। अदरवाइज तो एक बार रिवाइज ही करना है ना। अब सोनेट वाले सेक्शन में क्या आपको पढ़ना है बताओ, रिवाइज ही तो करना है। सोनेट, बैलेड, ये जितने मैंने मेन मेन टॉपिक लिखा है, एम लिख के ग्रुप में भेजा था, उन टॉपिक्स को क्या करना है, एक बार सरसरी निगाह से देखो। मेरा कहना है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा कर लो कि 1 घंटे रिवीजन के रखो, और उसमें बस क्या करो ना, बुक पलटो। ऐसे समझ लो कि जैसे पंखा चलता है ना, आपके बुक के सामने पंखा रख दिया गया है, अब पंखा रख दिया गया, आप बुक के पन्ने बस पलट रहे हैं, और आपकी निगाह बस चीजों पे पड़ रही है, ऐसे ऐसे जो आपने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, उनको देखना है बार बार। इतने मैंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं आपसे, अब तक तो आपकी किताब रंग जानी चाहिए कि सर ने ट्रेजिडी से ये क्वेश्चन पूछ दिया है अब तक, नावल से ये पूछा, शॉर्ट स्टोरी से ये पूछा, फिगरेटिव लैंग्वेज से ये पूछा। आपकी पूरी किताब क्यों नहीं रंगी है, पूरी किताब में क्यों नहीं टिक है? किया है कि नहीं सभी ने? हाईलाइट किया है ना? जब पूछा तो क्या आप वहां जाके देखते नहीं हो? हम्म। कोई बात नहीं, तो अब आपकी आंखें तो इसीलिए खोल रहा हूँ ना, कि कहाँ कहाँ से मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ, अब आप उसको और अच्छे से रीड कर लो। और अच्छी बात है कि क्वेश्चन फॉर्म में मैंने बहुत कुछ दे दिया आपको। ठीक है। हम्म। हाँ। तो अच्छी बात है ना कि अभी मैं आपको परख रहा हूँ, आपको परेशान कर रहा हूँ, ताकि आप मजबूती बना लो। समझ में आ गया ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे सोचा गया, वो क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आप उस चीज को सोच नहीं पाए। और आप सोचो क्या एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन मिलेगा क्या जो आप सोच के जा रहे हो? कभी नहीं ऐसा होता है ना। हाँ तो
वोकैबलरी भी थोड़ी मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ वोकैबलरी का खेल था इस वाले क्वेश्चन में, है कि नहीं है? हम्म, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अभी अभी इसीलिए देखो, हमारे जैसा गुरु आपको मिलेगा नहीं, रोज आपकी आंखें खोल रहा है। आंखें खोलने के मेरे पास बहुत तरीके हैं, कभी आपको मोटिवेट करके करता हूँ, कभी डांट के करता हूँ, कभी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ एकदम इजी टाइप के क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के बनाए, सिर्फ आप सभी को ये बात सिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो अभी आप पढ़ाई, अगर आप सोच रहे हो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, पिछले 4 सालों से आप कर रहे हैं, तो देखो आपकी क्या स्थिति है, ये बताने के लिए किया। और मैंने इसीलिए मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनाए, मैंने सिंपल क्वेश्चन बनाए, सिर्फ आपकी आंखें खुलवाने के लिए कि भाई देखो पढ़ाई करना पड़ेगा। आप लोगों ने अच्छी किताबें पहले नहीं पढ़ी, अब हम पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो भाई पढ़िए उस तरह से, ठीक है? तो अभी भी आंख खोल लीजिए, नहीं तो सोचो मेरे जैसा गुरु के क्वेश्चन मिल गए तो आप तो वहाँ फेल हो जाओगे। आपके कट ऑफ जाना है कम से कम 100 के आसपास, ऐसा ही जाएगा इस बार, मान के चलो आप। अब 95 से 100 के आसपास, 95 पे पिछली बार कई लोग नहीं हुए, 94 पे, तो कट ऑफ मान के चलो कि 100 के आसपास आपका होना है। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं अंदर की चीज़ें, मैं आपको बहुत सी चीज़ें बता नहीं सकता, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपके पास जितनी सीटें दिख रही उतनी सीटें आपके पास हैं नहीं, है ना? तो अब क्या है कि ऐसी परिस्थिति में आपको अपने स्कोर को 100 से कम रखने पे आप सेलेक्ट होने के चांसेस मत छोड़िए, मतलब मत सोचिए आपका सिलेक्शन हो पाएगा अगर 100 से कम है तो। अब एक दूसरी बात कि 100 से कम होने पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर आप सिर्फ लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन में आपने 5, भाई आपका 15 हो रहा है, और मुझे पक्का मालूम है कि आप, मेरे जैसा क्वेश्चन बन गया तो आप 15 से 17 के आसपास जाएंगे, तो अब क्या हो गया, 25 में 7 क्वेश्चन आपके कम हो गए। इसी तरह वोकेबलरी में 7 क्वेश्चन कम हो गए, 7-8। इसी तरह ग्रामर में भी 7-8 कम हो गए। तो आप सिर्फ 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चन कितने कम हो गए, 7 3 21 कम हो गए। और अभी पूरा लिटरेचर बाकी है। लिटरेचर के क्वेश्चन में आप वहाँ पे लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आने हैं, वहाँ पे आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आप तो एग्जाम से बाहर हो गए। 21 और 10 31, 31 क्वेश्चन तो आप गलत करके आ गए, अभी जो आपकी स्थिति चल रही है। और पैसेज के भी अगर एक दो गलत हो गए तो आप 32 33 क्वेश्चन गलत कर दिए, आप एग्जाम से बाहर हो गए। कुछ क्वेश्चन आयोग गलत कर देगा, 3 4 5 क्वेश्चन, तो आप सीधे 35 40 क्वेश्चन गलत करके आ गए, आप तो बाहर हो गए ना। तो मैं फिर बता रहा हूँ आप सभी को कि आप में से बहुत लोग जो अभी बहुत भ्रम में जी रहे हैं कि ये काम कर लें, वो काम कर लें, शादी ब्याह कर लें, कहीं शादी ब्याह में नहीं गए हैं तो और चले जाएं। देखिए जीवन में कुछ पाने के लिए ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपने अभी इतने भी संघर्ष नहीं कर दिए। आपने ठीक है 3 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम नहीं हो रहा था, लेकिन उनसे पूछो जिनका एग्जाम हो रहा है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों का हर साल एग्जाम होता है, फिर भी कितने सेलेक्ट हो गए बताओ? कुछ लोगों को छोड़ दो, वो 1% हैं, 1% भी नहीं है, पॉइंट में कुछ परसेंट है जो पहली बार में सफलता पा गए, या दूसरी बार में पा गए, या तीसरी बार में पा गए। लेकिन उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पिछले 5 सालों से तैयारी न कर रहा हो यूपीएससी की, और बंद कमरों में तैयारी करते हैं लोग। आपने अभी अचानक शुरू किया, आप पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और अभी आपकी ये स्थिति है कि जो सबसे बाइबिल बुक है एम एच अब्राहम की, उस बुक को तो आप पढ़े ही नहीं थे। वो तो जब हमारा आपसे संपर्क हुआ तब तो आपने एम एच अब्राहम को पढ़ना शुरू किया। अभी आपको कितना पढ़ना बाकी है, कितना समझना बाकी है, और आप सिर्फ इसलिए निराश हो जा रहे हैं कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है टाइम से। अरे भाई आपको तो टाइम की जरूरत है, क्योंकि आप तो उस तरह तैयार ही नहीं है। मुझे अच्छे से याद है यूपीएससी की परीक्षा देने वाले बहुत बार तो लगभग तैयारी हो चुकी है फिर भी प्री नहीं देते, एग्जाम नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका अटेम्प्ट बेकार हो जाएगा, क्योंकि उनका एग्जाम हर साल हो रहा है।
और आपको 4 साल का मौका मिला कि आप अपने आप को तैयार करो, जिसमें से आप 3 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए क्योंकि आप सीरियस ही नहीं थे, पता नहीं कब एग्जाम होगा कब होगा। और जब अब एग्जाम की डेट्स आ गई, जब आप सीरियस हुए, तो अभी कहानी ये है कि अभी अभी भी आपने जो अच्छी किताबें वो बड़ी लेट में पढ़नी शुरू की है कि नहीं? आप में से बहुत से लोग एम एच अब्राहम में, नीलम जी आप एडमिशन कब ली? लगभग 4-5 महीना पहले ही तो आप ली थी एडमिशन। एम एच अब्राहम आप मेरे साथ पढ़ना शुरू की जब मैंने आपको बोला कि ये आपके लिए जरूरी है, अदरवाइज आप एम एच अब्राहम कहाँ पढ़ रही थी? तो आपने जो है उसको पढ़ाना शुरू किया है, सोचो। और वहां से क्वेश्चन, जबकि आपको पता है कि पिछली बार पूछा गया था, उसके पिछली बार भी पूछा गया था। तो तैयारी तो रियल में आपने पिछले 4-5 महीने से मेरे सानिध्य में करना शुरू किया है, सही तरीके से सही किताबें पढ़ना शुरू किया है। तो आपको तो और समय की जरूरत है कि एक अच्छा गुरु मिल गया, एक अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, अच्छी किताबें हम पढ़ रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि आपका परीक्षा नहीं हो रहा। अरे भाई, परीक्षा होगा भी तो क्या करके आओगे आप वहां? आप तो तैयार नहीं है ना उस चीज के लिए। सोचो, आप एग्जाम हो गया होता, यही पेपर आ गया होता, तो आप क्या करते? एकदम सिंपल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इस बात को भी तो मानिए कि आप अभी पढ़े नहीं हैं। आपको जरूरत है पढ़ने की। एग्जाम होने से क्या होगा? आप जाके फेल हो क्या होगे? वो चाहते हो कि आपको मौका मिला है तो आप रोज पढ़ाई करो कि कितना अच्छे बन जाओ, है कि नहीं? ये तो आपको बिल्कुल इसे लेना है फायदा, ठीक है? तो अब अभी भी मौका है आप सभी के पास। एम एच अब्राहम की सारी वीडियोज मैंने पढ़ाई है, हर एक टॉपिक को पढ़ा है, उसके वीडियोज पढ़े, उसको देखिए, पढ़िए। समय मिल गया है ईश्वर की दया से। और फिर बता रहा हूं कि आपके जीवन का आज के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप वोकैबलरी रिवीजन ना करें, जिस दिन आप ग्रामर ना रिवीजन करें, जिस दिन आप एम एच अब्राहम ना रिवीजन करें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। आपको वोकैबलरी कम से कम आपको 1.5 घंटे पढ़नी है डेली। कम से कम आपको ग्रामर जो है 1.5 घंटे पढ़नी है। कम से कम एम एच अब्राहम 1.5 घंटे पढ़नी है। इतना तो आपको पढ़ना ही है। अब सीरियस हो जाओ। आपका एग्जाम गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम जुलाई में उसी डेट में होने वाला है जिस डेट में आपको पहले डेट दिया जा चुका है। देयर इज नो चेंज इन योर एग्जामिनेशन। ये यूट्यूब वगैरह के चक्कर में न पड़िए आप लोग। वो पहले ही आपको डेट अनाउंस किया जा चुका आयोग से कि इस डेट में एग्जाम होने वाला है। जो दोबारा नोटिस आई थी उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि आपका एग्जाम टाला जा रहा है। कौन सा एग्जाम? जो उस डेट में था पहले, 14-15 वाला, मई वाले की डेट के लिए सूचना आई थी कि अब ये टाल दिया गया है, लेकिन वो पहले ही दूसरे डेट को अनाउंस किया जा चुका है। उसी डेट में आपका एग्जाम होने वाला है। और अगर आगे भी ये टल गया, मान लो मैक्सिमम, तो अगस्त में जाएगा एग्जाम। तो आपका अगस्त तक हर हाल में हो जाएगा। और हम कह रहे हैं कि जो भी ये समय है, आपको हर हाल में उसको तैयार करना है, उसका लाभ उठाना है। अच्छा, शार्ट स्टोरी पे वीडियो नहीं तो चिंता मत करिए। शार्ट स्टोरी की एक एक पॉइंट को जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो मैंने इसमें कवर कर लिया है। और एक अगला टेस्ट आपका जो अगली बार होने वाला है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? जिन टॉपिक से अभी क्वेश्चन बनाए इन्हीं टॉपिक से अगले वाले में भी कर लें। ऐसे का भी है प्रियंका जी, वो एक्चुअली दूसरी जगह है, मैं उसे शेयर कर दूंगा आप लोग को। फिर से बता रहा हूँ, सेम इन्हीं टॉपिक से अगला टेस्ट फिर बना रहा हूँ। अब बताओ, तैयार हैं सभी लोग अब की बार चैलेंज लेने के लिए? हाँ, इसी टॉपिक से मैं फिर क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आपको ये 3 टॉपिक एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक? ये समझ लो आपके लिए वीडियो लेक्चर है ये तीनों टॉपिक, क्योंकि जब मैं इसका लेक्चर फिर से जब बात करूंगा ना इस पे, तो डिस्कस कर दूंगा। जैसे आज के क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? हो एक तरह से, है कि नहीं? तो ये चीज़ है। तो इसी तरह अगली क्लास में उसको डिस्कस कर दूंगा। संजीवनी की तरह है ये आपके लिए क्लास, और अगली भी क्लास, अगली वाली जो लूंगा मैं अगला टेस्ट के लिए। ठीक है? तो बहुत अच्छे से तैयार करिए, सेम यही टॉपिक रहेंगे। और पूरा टॉपिक पूरा शुरू से फिर से पढ़िएगा। ये नहीं कि यहाँ तक गुरु सर ने पूछ दिया है तो यहाँ से नहीं, मैं उसमें से फिर कुछ निकाल सकता हूँ। ठीक है?
तो आप शुरू से लेकर एंड तक अब ये जो चारों टॉपिक हैं उनको फिर से पढ़ेंगे आप, ठीक है। और अगली बार, चूंकि आपकी बार आपको एक हफ्ते का समय मिल जा रहा है पहले से ही, तो अब की बार मैं थोड़ा खेला और करूंगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रखूंगा। सही रहेगा ना? क्योंकि एकदम से इजी पूछ दूंगा, जैसे ये तो इस बार का तो एकदम इजी है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इसमें मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, सीधा एकदम क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है, समझ बनी है, तो सीधे सीधे कर लो। अगली बार थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाऊंगा ताकि समझ लगेगा आपको, अगर आप समझ पाए हैं तो कर पाएंगे, ठीक है। आंसर की अभी बनाऊंगा, भेज दूंगा थोड़ा सा। दिव्या जी परेशान मत होइए। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो अभी सब एक बार बता दो, दिल और मन से, मजा आया कि नहीं, आनंद आया कि नहीं? आप लोग अभी थोड़ा सा अपने कुछ राय व्यक्त कर दो। आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, कैसा लगा आप लोग को, क्या आनंद आया? नीलम ने अपना दे दिया है फीडबैक, अब आगे लोग बताओ, आप लोग बताओ। और ये बताओ कि आज से पढ़ोगे कि नहीं, ये भी बात उसमें ऐड करके बताओ, ईमानदारी से कितने। हम्म, और बताइए। सोनम जी क्या हो रहा है आपको? तो रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल ही जाएंगे। रिवाइज करिए। नहीं, कोई नहीं, बस पढ़ाई करिए, सब अच्छा हो जाएगा। देखो आप लोग इतना संघर्ष किए हैं ना, कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको, चाहे जितना आप मतलब बार बार पकड़ के खींच के ला रहा हूँ कि नहीं, सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होना है। इससे ज़्यादा कोई गुरु नहीं कर सकता, मैं कर रहा हूँ। नहीं तो किसको क्या पढ़ा। हम्म, सिर्फ ये मेरी कोशिश है कि आप सब सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। आप लोग हमसे जुड़े हैं, तो मैं आपको नहीं चाह रहा हूँ कि आप भागो। अब फिर भी आप में से देखो बहुत से लोग, 65 लोग हैं टोटल, लेकिन ऑनलाइन क्लास में कितने जुड़े हैं? मुश्किल से 18-19। तो ये गड़बड़ है ना। अब कुछ लोग अपने मन से ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। देखिए, एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि तीन चीज़ें हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर और लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म। ये तीनों टॉपिक आपको डेली रिवाइज करना है, कम से कम 1.5-1.5 घंटे तीनों को दो। तो कितना हो गया? 4.5। उसके बाद शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ को आप आधे आधे घंटे दो, रिवाइज करो। वर्ड्सवर्थ को आप चाहो तो और कम कर दो, 20 से 25 मिनट कर लो, शेक्सपियर को 30 मिनट दो, उनको रिवाइज करो। अब कितना हो गया? लगभग 5.5 घंटे हो गए। और बाकी बचे हुए समय में आप जो है लगभग आधे पौन घंटे में आप उनको कर सकते हो, मतलब कम से कम 6 घंटे में आप ओवरऑल जो है पूरा टीजीटी रिवाइज कर सकते हो। और 6 घंटे के बाद यदि आपको ज़्यादा समय मिलता है, जो कि आपको निकालना ही चाहिए, 2 घंटे और, तो 2 घंटे में आप क्या करो कि जो जो टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, जो आपको कमजोर लग रहा है ना, उनको थोड़ा सा और डीपर लेवल पे पढ़ो और समझ बनाओ। जैसे नाउन में कोई दिक्कत है, एक बार फिर से रेनल मार्टिन से पूरे नाउन को खूब बढ़िया से रुक रुक के पढ़ो, ठीक है। तो डेली जो है कुछ टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए बना लो, और बाकी जो है उसके पहले वाले टाइम में आप जो है रिवीजन कर लो। हाँ, ये दिव्या कह रही है 45 दिन वाला टेस्ट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। जो 45 दिन का टेस्ट रिवीजन वाला है वो पड़ा हुआ, उससे कर लें रिवीजन, ठीक है। चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट, सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल फिर। बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ आरती जी क्या बोल रही हैं? चलो, तो अब यही वाली जो डाट है ना, अभी ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दे रहा हूँ, उसमें जो डाट वाला सेक्शन है उसको डाउनलोड करके रोज उसको रिंगटोन लगा लीजिए, रोज सुनिए। चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं फिर। मन लगा के पढ़िए सब लोग।